अस्सलाम वालेकुम, नदीम मंजूर आपका होस्ट आपसे मुखातिब है। और इंशाल्लाह ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद और कारआमद होने वाली है। इसको आखिर तक देखिएगा और बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि फिर इसमें आपको आधी बात समझ में आएगी, आधी बात समझ में नहीं आएगी। फिर कमेंट्स में आप वही सवाल करेंगे जो इस वीडियो के आखिर तक देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। अच्छा, काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझसे मशवरा लिया था कि जापान का वीज़ा अप्लाई करने के क्या तरीक़ेकार है। तो इस वीडियो में आपको सारा स्टेप बाय स्टेप मैं इंशाल्लाह बताऊंगा और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। देखिए, आजकल जापान के वीज़े का बहुत अच्छा रेशो है। उस सिलसिले में आपको कुछ तकरीबन 10 से 12 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं और ये आपको लेके जाना है। पाकिस्तान में तो इस्लामाबाद में इसका कौंसलेट है और कराची में भी कौंसलेट है, लेकिन यहाँ पे इसके सर्विस प्रोवाइडर हैं जेरिस और बहरिया एस्क्री 4 में इनका ऑफिस है, क्लास गिजरी के करीब, और उनका ऑफिस है 4th फ्लोर पे। ये लोग पीर से लेके जुम्मे तक डॉक्यूमेंटेशन लेते हैं, सुबह 9 से दोपहर 1:30 बजे तक। 1:30 बजे ये सिस्टम बिल्कुल बंद कर देते हैं। ये है सबमिशन का टाइम, और सुबह तो सबमिशन का टाइम हो गया, और कलेक्शन लेना हो तो रात सुबह के 10 से 4 बजे दरमियान आप कलेक्शन ले सकते हैं। ये 10 वर्किंग डेज़ लेते हैं। इनका प्राइस और इनका जो चार्जेस हैं, क्योंकि जापान का वीज़ा फ्री है, लेकिन जैरीज़ वाले अपने चार्जेस लेते हैं, तकरीबन 2,950 या 3,000 के करीब पड़ जाते हैं। तो उसका तरीक़ेकार ये है, 9 बजे 10 बजे आप पहुंच जाएं वहाँ पे आईडी कार्ड लेके। वो आपको टोकन नंबर देंगे, फिर आप 4th फ्लोर पर जाएंगे। आपको क्या क्या चीज़ें अपने साथ लेके जानी है जापान के वीज़ा फॉर्म के लिए? एक तो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फुल इसका फिल होना चाहिए। एक तस्वीर आपकी होनी चाहिए 35x45 mm की, यानी जो शेंजन वीज़े की रिक्वायरमेंट है बिल्कुल वही है। बैकग्राउंड वाइट भी हो सकता है, ग्रे भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है। इसके अलावा आपको अगर बिज़नेस वीज़ा नहीं है, आपको टूरिज़म वीज़ा चाहिए, तो आप इसमें अपना होटल बुकिंग चाहिए नंबर 1, प्लस टिकट की रिज़र्वेशन, जो कि पेड ना भी हो तो चलिए, यानी खाली रिज़र्वेशन ही काफ़ी है। सारे पासपोर्ट लेके जाने हैं, स्पेशली वो पासपोर्ट जो रीडेबल है। अगर कोई रीडेबल पासपोर्ट नहीं है, मैनुअल पासपोर्ट है, उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। और फिर एनआईसी की कॉपी चाहिए। एनआईसी की कॉपी A4 साइज़ पेपर पे होनी चाहिए। जो करंट पासपोर्ट है उसका फ्रंट पेज A4 साइज़ पेपर पे होना चाहिए। और होटल की अब फिर आपको डे टू डे एक आइटनरी बना के लेके जानी पड़ेगी। उनका अपना एक फॉर्मेट है, वो सादा कागज़ में लिख के ले जाए, फिर वो आपको जेरिस वाले एक फॉर्मेट देते हैं, उसमें डे टू डे आइटनरी लिखें, जिसमें आपको होटल का नाम और होटल का फ़ोन नंबर भी लिखना होगा। इसके अलावा आपको एफआरसी चाहिए, एफआरसी लेके जाइए। फिर आप जो अपने साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है, आप जहाँ जॉब करते हैं उसका एनओसी चाहिए, यानी कंपनी का लेटर, जिसमें आपका पर्पस स्टे मेंशन होना चाहिए, और प्लस आपकी सैलरी अगर आपकी बैंक ट्रांसफ़र नहीं है। होटल मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए, और 3 महीने की बैंक की आपकी जो सैलरी स्लिप है वो काफ़ी ज़रूरी है। बाज़ ऑफिस ऐसे हैं जो कैश पेमेंट करते हैं, तो आप ये अलग से कंपनी से लिखवा लीजिए कि आपको सैलरी बैंक ट्रांसफ़र में नहीं, कैश दी जाती है। ये बहुत ज़रूरी है। प्लस आपको 2 साल का अपना टैक्स रिटर्न लेके जाना होगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये सारी चीज़ें लेके जाएं, और 4th फ्लोर पे आप वहाँ पे आजकल वैसे भी इतना रश नहीं है, वो आपसे सारी चीज़ें कलेक्ट करेंगे, चेक करेंगे, और उसके बाद आपको चार्जेस देने पड़ेंगे 2,950, जो काउंटर नंबर 7 पे देने होते हैं। वो रसीद आपको दे देंगे, और 10 वर्किंग डेज़ के बाद आपको वो रसीद, एनआईसी की कॉपी और एनआईसी ओरिजिनल लेके जाना होगा, और वो ख़ुद आपको बताएंगे, ईमेल करेंगे, और या आपको फ़ोन करेंगे, बताएंगे कि आपका पासपोर्ट तैयार है, आके ले जाएँ। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत से लोग मुझसे सवाल ये करते हैं कि हमारा जापान से हम ऑलरेडी गए थे और वहाँ पे हमको डिपोर्ट कर दिया गया, और या अमेरिका गए थे वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया, तो उससे वीज़े की देने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ख़ुद डिसाइड करते हैं। मतलब उनकी रिक्वायरमेंट है कि अगर आपको कहीं से डिपोर्ट भी किया गया है, तो आप झूठ ना बोलें, सीधे सीधे फॉर्म पे लिख दें, और उसके बाद वो आपका बैंक स्टेटमेंट अगर अच्छा है, आपकी सैलरी अच्छी है, और आप टैक्स पे करते हैं, तो नॉर्मली वो आपको दे देते हैं वीज़ा। को इतनी ऑब्जेक्शन नहीं लगाते। तो आज जापान बहुत खूबसूरत मुल्क है, और उसमें आप टेक्नोलॉजी से भरपूर है। वहाँ आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। डिज़नीलैंड वहाँ का बहुत मशहूर है। इसके अलावा माउंट फ्यूजी जाएँ। और जो टेक्नोलॉजी है, जो असल टेक्नोलॉजी है, वो अमेरिका से भी काफ़ी आगे है जापान। आप वहाँ पे बिल्कुल एक नई दुनिया में पहुँच जाएंगे। जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जापान क्या चीज़ है। और जापान का वीज़ा बहुत
मुश्किल से तो नहीं है, मतलब अच्छी तरीके, इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, दे देते हैं अगर आप 2-4 फॉर्मेलिटीज़ उनकी पूरी करते हैं। तो अमेरिका का वीज़ा लेने में, यूके का या शेंजन वीज़ा लेने में काफ़ी आसानी होती है। सबसे बड़ी बात ये है कि रश नहीं है। आप शेंजन वीज़ा लेते हैं तो रोज़ का 700-800 आदमी खड़ा है कराची में, जर्मन कॉन्सुलेट में या इटली कॉन्सुलेट में, अमेरिकन में भी तकरीबन 1000 का आदमी खड़ा है। तो काफ़ी दिक्कत होती है वीज़े, स्पेशली शेंजन वीज़ा तो आजकल हर जगह रिफ्यूज़ल ही आ रहे हैं। तो किसी बेहतर जगह चली जाए, और एक दफ़ा मूव करने के बाद मतलब टूरिज़म पर्पज़ के लिए अगर आप जा रहे हैं जापान, वहाँ 6-7 दिन रहने के बाद, इससे ज़्यादा तो रहना भी बेकार है, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत तो है लेकिन बहुत महंगा है। फिर आप शेंजन वीज़ा अप्लाई करें तो वो एक प्लस पॉइंट होता है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि आप डू विज़िट जापान, और इस सिलसिले में जो भी आपको मुश्किलात हैं या आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप जो है मुझे बताएं, और इंशाल्लाह मैं आपकी मदद करूँगा। थैंक यू वेरी मच।